बच्चों, मैं आपको मुगलों की दक्षिण नीति के बारे में बता रहा था। आज हम उसी पे आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, और उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं, ये दोनों ही शासक, इनका ध्यान दक्षिण की ओर नहीं गया। इनका पहला जो जो प्रयास था वो ये था कि मुगलों को उत्तर भारत में स्थापित किया जाए, साम्राज्य की नींव रखी जाए। हालांकि हम देखते हैं कि हुमायूं ने ज़रूर खानदेश से उसने आक्रमण किया था, क्योंकि खानदेश ने गुजरात के शासक की मदद की थी हुमायूं के खिलाफ। लेकिन कोई साम्राज्यवादी नीति या उसका विस्तार वो नहीं था। ये दक्षिण की ओर साम्राज्यवादी नीति या उस पे विस्तार का जो शुरुआत की, वो सबसे पहले अकबर ने की, और उसकी विस्तारवादी नीति का अनुसरण जहांगीर ने किया। ये दोनों उन्होंने जो किया, प्रयास किए दक्षिण में अपने अपने आप को स्थापित करने के, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। और मैं ये भी आपको पहले बता चुका हूँ कि बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद मुख्यतः 5 राज्यों में, स्टेट्स में वो डिवाइड हो गया था। तो अब हम आज शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में चर्चा करेंगे। और शाहजहां ने भी दक्षिण में मुगल सत्ता के प्रसार की नीति को जारी रखा, और उन्होंने जहांगीर से अधिक सफलता प्राप्त की। उसे दक्षिण की सैनिक और राजनीतिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त था। वह जानता था कि दक्षिण की राजनीतिक परिस्थिति मुगल साम्राज्य के प्रसार के अनुकूल थी, क्योंकि दक्षिण की सल्तनत जो थी उनमें आपसी फूट थी, और संघर्ष के कारण वो अपनी इच्छा शक्ति खो चुके थे। इसके अलावा वो उसका ये एक प्रयास था कि जो उसके पिता जहांगीर या अकबर, जो उनका दक्षिण विजय का सपना था, उसको वो पूरा करना चाहता था। एक कारण और भी था कि मुगल साम्राज्य में जब भी कोई विद्रोह होता था या विद्रोही, वो भागकर दक्षिण में शरण ले लेते थे। और हालांकि ये भी एक बात है कि उसने स्वयं भी दक्षिण में शरण ली थी। शाहजहां एक कट्टर सुन्नी था, और दक्षिण के शासक शिया थे। तो वो शिया राज्यों का उन्मूलन करना चाहता था। तो कुछ हद तक वो अपना इसका धार्मिक भी एक एंगल है, और वो ये धार्मिक कर्तव्य मानता था। लेकिन हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो धार्मिक कारण होते हैं, लेकिन ये जो शासक होते हैं, इनके जो प्रमुख कारण हमेशा सदैव वो साम्राज्यवादी या पॉलिटिकल होते हैं, या तो राजनीतिक होंगे, साम्राज्यवादी होंगे। तो ये उसका भी जो शाहजहां था, उसका भी प्रमुख जो उद्देश्य था वो ये था कि मुगल सल्तनत को दक्षिण में भी स्थापित किया जाए। तो 1626 ईस्वी में जो अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर की मृत्यु हो गई थी। और मैंने आपको पहले बताया था कि मलिक अंबर बहुत ही योग्य शासक थे वहाँ पे। तो इधर जहांगीर के अंतिम दिनों में साम्राज्य में भी अव्यवस्था फैल गई थी, जिसका लाभ उठाते हुए सुल्तान निज़ाम शाह मुर्तज़ा द्वितीय ने मुगलों से अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्र छीन लिए। और दक्षिण के सूबेदार खान जहां लोदी ने इन घटनाओं के प्रति उपेक्षा ही नहीं दिखाई, अपितु उसने स्वयं भी विद्रोह कर दिया। अतः शाहजहां ने आजम खान को दक्षिण की ओर भेजा, जिसने निज़ाम शाह के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अहमदनगर और बीजापुर के पारस्परिक वैमनस्य के कारण वे मुगलों के विरुद्ध संगठित न हो सके। इधर अकाल के कारण खाद्य सामग्री व घास दाना को प्राप्त करने में भी कठिनाई आने लगी, जिससे आजम खान कोई प्रगति नहीं कर सका। अतः शाहजहां ने स्वयं दक्षिण की ओर प्रयाण किया। लेकिन उसी समय मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाने के कारण वह पुनः आगरा लौट गया। परंतु दक्षिण की स्थिति जब दिनों दिन बिगड़ने लगी
और मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान ने अपने सुल्तान के प्रति विद्रोही रुख अपनाते हुए मुग़ल बादशाह से सांठगांठ कर ली और सुल्तान को बंदी बना लिया। परंतु मुग़ल सेना नायक आसफ खान ने उससे कहा कि बादशाह की प्रति निष्ठा सिद्ध करने के लिए वह सुल्तान का वध कर दे। फतेह खान ने सुल्तान की हत्या कर उसके 10 वर्षीय पुत्र हुसैन को गद्दी पर बैठा दिया और मुग़ल सम्राट को बहुमूल्य भेंटें भेजी और अहमदनगर में सम्राट के नाम पर खुतबा पढ़वाया। इस प्रकार अहमदनगर मुग़लों की अधीनता में आ गया और फतेह खान ने अपने पुत्र अब्दुल रसूल को शाही दरबार में भेज दिया। अब्दुल रसूल के शाही दरबार में पहुंचने के बाद शाहजहां ने उसे प्रदेश जागीर प्रदान कर दी और जो अभी तक शाहजी भोंसले के अधिकार में थी। इससे शाहजी नाराज़ हो गए और उन्होंने मुग़लों की नौकरी छोड़ के बीजापुर की में नौकरी कर ली तथा फतेह खान से दौलताबाद छीनने की प्रतिज्ञा की। इससे भयभीत होकर फतेह खान ने महाबत खान से सहायता मांगी। महाबत खान ने अपने पुत्र खान जमा को दक्षिण भेजा, लेकिन खान जमा के पहुंचने से पहले ही फतेह खान ने बीजापुर के सेनापति रनौदौल्ला खान से समझौता कर लिया और मुग़लों से संबंध विच्छेद कर लिया। मुग़लों ने दौलताबाद के दुर्ग पर गोलाबारी प्रारंभ कर दी और मुग़लों का आमना सामना करना असंभव समझते हुए फतेह खान ने अपने पुत्र महतब खान को बेचकर क्षमा मांगी। दौलताबाद दुर्ग पर मुग़लों का अधिकार हो गया। अहमदनगर के शिशु सुल्तान व फतेह खान को शाही दरबार में भेज दिया गया, जहां सुल्तान ने आजन्म कारावास का दंड देकर उन्हें ग्वालियर भेज दिया और फतेह खान को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर लाहौर में रहने की आज्ञा दी। इस प्रकार फतेह खान ने अपने पिता मालिक अंबर का नाम धूल में मिला दिया। दौलताबाद पर मुग़लों का अधिकार हो जाने के बाद भी पूरा अहमदनगर राज्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बालाघाट का प्रदेश अब भी इस राज्य के पुराने अधिकारी शाहजी भोंसले के अधिकार में था। शाहजी ने निज़ाम शाही वंश के एक लड़के निज़ामुल मुल्क को की उपाधि देकर उसे गद्दी पर बैठा दिया और वो मुग़लों का विरोध करते रहे। महतब खान ने परिंडा दुर्ग पर कब्जा कर वहाँ शाहजी को खदेड़ने का अथक प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। शाहजहां ने इसके लिए महतब खान को बुरी तरह से फटकारा। इससे महतब खान को बहुत आघात पहुंचा और 1634 में उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच शाहजहां ने मुग़ल सेनाओं को वापस बुला लिया, परंतु दक्षिण में पुनः अव्यवस्था फैल गई। अतः दक्षिण में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए दक्षिण की ओर आया तथा शाहजी के विरुद्ध 3 और सेनाएं भेजी और खान जमा को बीजापुर नष्ट करने का आदेश दिया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने जब देखा कि मुग़ल सेना उसके राज्य को बर्बाद कर रही है, तो विवश होकर उसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट को वचन दिया कि वह अहमदनगर तथा गोलकुंडा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा शाहजी भोंसले को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। अब शाहजी अकेला रह गया, जबकि मुग़लों ने बीजापुर की सेना का सहयोग लेकर शाहजी का सैनिक दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। अंत में शाहजी ने अपने आप को तथा अपने शिशु सुल्तान निज़ामुल मुल्क को रनौदौल्ला खान को सुपर्द कर दिया। शिशु सुल्तान को ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर लिया गया और शाहजी ने पुनः बीजापुर की नौकरी कर ली। इस प्रकार अहमदनगर का राज्य और राजवंश का अंत हो गया। तो ये काम जो अकबर ने शुरू किया था, वो शाहजहां के वक्त में हम देखते हैं कि वो उसकी परिणति शुरू हुई और जो 5 सल्तनत थी उनमें से एक सल्तनत जो अहमदनगर था उसका पतन हो गया। अब अगले सेशन में मैं आपको गोलकुंडा और बाकी सल्तनतों के बारे में बताऊंगा।